क्या आपका एग्जाम अक्टूबर 2023, अप्रैल 2024 या फिर इनके ऑन डिमांड में है और आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और बायो है और यही टेंशन आपको दिन रात सताए रहती है। तो अब टेंशन लेना छोड़ दो। आपके लिए स्पेशल आपकी प्रिपरेशन के लिए जीसीसी एनआईएस क्लासेस की तरफ से एक लाइव बैच रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगे। चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ के जरिए नोट्स, वर्कशीट, एक्सरसाइज, साथ में वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको फेल नहीं होने देते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं और 90 प्लस लाते हैं तो आपको कैश प्राइज भी मिलता है। रेगुलर टेस्ट सीरीज यानी कि टेंशन नहीं लेने का, ओनली क्लास ज्वाइन करने का और 90% लाने का। यहां पर आपको समझना है कि ये जो एटम्स है और ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इसमें बस बेसिकली मैं आपको बारीक यही बताऊंगा कि अगर आप बेसिक फंडा लेके आएंगे, ठीक है, तो बेसिक फंडा ये है कि देखिए जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम से मिलके बने हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि मान के चलिए पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल पार्टिकल कहाँ होता है और उसके ऊपर आते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए या कोई भी आप मैटर ले लीजिए, कोई भी मैटर, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास दैट कॉल्ड मैटर। कोई भी जितने सामान आपको दिख रहा है सब मैटर है। तो बेसिकली ये किससे मिलके बना होता है? ठीक है, तो ये अपने मिलके बने होते हैं एटम से। एटम से मिलके बना होता है, डायरेक्ट एटम तो नहीं है, हालांकि पार्टिकल्स है यहाँ पर। ये पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एटम से मिलके बने, नहीं मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। एटम्स तो बार बार आ रहा है, मॉलिक्यूल से। अब ये जो अपना मॉलिक्यूल है बड़ा होता है, मॉलिक्यूल दो तीन एटम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। ये जो मॉलिक्यूल है ये मिलके किससे बना होता है? एटम से। अब एटम फर्दर जो है तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये पूरा अपना सिस्टम है। अब सेकंड चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे इसको। और अपना पूरा इसका सेटअप होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह का अपना पूरा सेटअप है, इसका पूरी कहानी है। तो जब आप एटम्स की बात करते हैं तो जैसे ये है कि इंग्लिश ग्रामर में, जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, 26 अल्फाबेट्स है। वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर जो है हमारे पास 118, कहीं कहीं 116 लिखते हैं, कहीं 118 भी है, इस तरह से काउंटर, इतने एलिमेंट्स हमारे पास है। अब उन एलिमेंट्स में सिंगल सिंगल उठाएंगे तो उसको एटम भी हम लोग कहेंगे, ठीक है, एटम के नाम से हम लोग जानेंगे उसको। और उन्हीं को मिक्स कर देंगे तो अपना वो मॉलिक्यूल हो जाएगा। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, अब नॉर्मल अगर हाइड्रोजन का सिंबल एच लिया जाए तो इसको आप एटम कहोगे, हाइड्रोजन एटम कहोगे। लेकिन अगर इसी हाइड्रोजन का H2 लिया जाए तो इसको मॉलिक्यूल कहेंगे हम लोग। एक से ज्यादा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एक से ज्यादा एक से ज्यादा एटम जब मिलते हैं और वो फिक्स रेशियो में जब बनते हैं तो वो हमारा मॉलिक्यूल कहलाता है। और यहां से हमारा स्टार्ट होता है केमिकल रिएक्शन का। तो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन हम लोग करते हैं, केमिकल रिएक्शन में हम लोग एटम ही पार्टिसिपेट करता है, हालांकि मॉलिक्यूल्स पूरा होता है। जैसे कि आप एग्जांपल कई तरह के ले सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला क्या? H2O। H2O मीन्स व्हाट? यहाँ पर आपको सिंगल एटम है ना, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एटम है। और यहाँ पर जो है टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और बेसिकली ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो ये हमें समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा इसको। तो रिएक्शंस का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शंस जब हम बात करते हैं, जैसे एक वर्ड आता है केमिकल रिएक्शन, एक वर्ड आता है केमिकल इक्वेशन। तो जब हम सिंबल्स में लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन होता है, और उसको जब हम लोग शब्दों में लिख देते हैं तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो नॉर्मल अगर वाटर का कैसे बना होगा,
तो ऐसा है कि हाइड्रोजन हमने लिया होगा और प्लस ऑक्सीजन। जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो यहां पर बना वाटर। ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन को जो है हम बोलेंगे कि ये अपना केमिकल रिएक्शन है। इसको बोलेंगे ये है अपना केमिकल रिएक्शन। और इसी को जो हम सिंबल में डिनोट कर देंगे, सिंबल डिनोट कर देंगे, जैसे कि यहां पर लिख देंगे सिंबल में, इसको हम मान लो लिख देते हैं H2 प्लस O2 और ये बन गया H2O। अब इसी टर्म को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। इसी को नाउ अब हम इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन और रिएक्शन में ये वर्डिंग में यही फर्क होता है। अब इसमें भी क्या होता है, पहले बैलेंस करना होता है, और बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे तब तक काम आपका नहीं होगा। और बैलेंस करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हमें दोनों तरफ एक जैसे एटम्स की संख्या को बराबर करना होगा। जैसे यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर देखोगे कि 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर देखोगे यहाँ भी 2 है, मामला बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन है और यहाँ पर डबल ऑक्सीजन है, तो इस वजह से जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए जो है हम पहले उसको बैलेंस करेंगे जिसकी संख्या कम, जैसे कि ऑक्सीजन। हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, क्योंकि यहाँ 2 था तो हमने वहां 2 दे दिया। इसकी वजह से ये 2 इसके पास काउंट होगा तो 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन एक गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि अब इसकी वजह से यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया है, लेकिन हमारे पास अभी भी यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसलिए हमें भी यहाँ 2 करना पड़ेगा। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड। आप हीट एंड ट्रायल मेथड से जो है इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस करना जरूरी है। जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे हम इस चैप्टर में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ध्यान सुनिएगा, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे मतलब कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। अब आगे क्या है, इसमें क्या क्या आपका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपका बैकग्राउंड नॉलेज होना क्या चाहिए, मतलब क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए। तो इस चैप्टर को अगर आप चाहते हैं पढ़ना, इस चैप्टर का जो बैकग्राउंड नॉलेज है, सबसे पहली चीज तो आपको है कि कम से कम एटलीस्ट 1 से 20 तक एलिमेंट्स आपको याद होना चाहिए। 1 से 20 तक एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, विथ प्रॉपर प्रॉपर उनका वेट के साथ, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के साथ कौन कितना ग्राम है, एटॉमिक मास बोलते हैं एटॉमिक वेट। ठीक है, इनको पूरा याद होना चाहिए। आपको याद नहीं होगा आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाएंगे, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री फंसेगी। इस चैप्टर में तो स्पेशल। दूसरा, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। क्या बैलेंस करना है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। यहां पर हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब तक हमें बैलेंस करना नहीं आएगा, हमें अगर कोई सवाल दिया जाएगा हम उसको सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। आगे मतलब बढ़ जाएंगे तो उसको अनबैलेंस में कभी चीजें नहीं होती, हमेशा बैलेंस होता है। तीसरा बैकग्राउंड नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए आपको, नंबर ऑफ मोल्स। आपको नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जानकारी आपको नहीं होगी तब तक जो है आप कौन कितना मोल्स होगा कैसे होगा आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का इसका हो गया यहाँ पे। ये 3 चीजें होना अति आवश्यक है, और ये तीनों ही चीजें जो है मैंने बेसिक वीडियो में कवर किया है। तीनों ही चीजों को मैंने कवर किया है बेसिक वीडियो में। चलिए एनीवे, कोई नहीं। सर सर सारे एलिमेंट में के नंबर ऑफ मोल्स बाय ऐड करना बोल रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है ना, तो अब ओके एलिमेंट, ओके, हाँ, प्रोसेस हाउ टू होता है। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ना।
हाँ, हाउ टू फाइंड आउट, ये 3 चीज आपको आना चाहिए। आप फंसेंगे तो इन 3 चीजों के बारे में फंसेंगे। सर हम्म। सर इसमें एवोगाड्रो नंबर भी याद करना है ना सर? हाँ, उसी में नंबर ऑफ मोल्स में आ जाएगा सब। ठीक है, ये तीनों चैप्टर की जान है। मतलब इसके नॉलेज के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर मैं चाहूँ कि आज की क्लास में मैं आपको सीधे क्वेश्चंस पे ले आऊं या उस पे ले आऊं तो आपके सर से निकल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। कभी मास की जरूरत पड़ेगी, कभी किसकी जरूरत, कभी किसकी जरूरत पड़ेगी, तो याद ही नहीं है जब किसी को कितना ग्राम होता है, कौन कितना जाता है, तो कैसे हम इसको कर पाएंगे। फिर भी अभी समय है तो कुछ ज्ञान तो दे ही दूंगा मैं, कुछ ना कुछ तो नॉलेज दूंगा मैं आपको यहाँ पे। चलिए, इस चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ चीजें पढ़नी है यहाँ पे हमें, जो आपको काम आएगा। तो मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज करूंगा, मासेस का, मोल्स का, तो आपको तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन चलिए, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आज का कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, जो इस चैप्टर कंप्लीट करते करते आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। और इस चैप्टर में वो सबसे हार्ड न्यूमेरिकल माना जाता है, लेकिन अभी जो मैं सिखाऊंगा उसको सीखने के बाद आपको आसान लगेगा। आइए आपको हम बताते हैं क्या मैं बताने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको नॉर्मल डाटा देते हैं। नॉर्मल सोचिए कि शादी विवाह होता है, पार्टी फंक्शन होता है, या कुछ भी होता है, तो हम लोग हलवाई को बुलाते हैं। तो हलवाई हमसे क्या पूछता है? तो हलवाई हमसे पूछता है कि कितने आदमी हैं। तो आप बोलते हो कि 200 आदमी है, तो 250 आदमी लेके चलता है, या 250 आदमी लेके चलता है ना। तो उसके हिसाब से एस्टिमेट बताता है वो। अब जो एस्टिमेट वो बताता है वो कैसे बताता है? मतलब उसको अनुभव है, एक्सपीरियंस है तब तो, कि इतने आदमी में इतना लगेगा, इतने आदमी में इतना लगेगा। उसका एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब पे वो निकालता है। छोटा सा डाटा अगर हम लोग ले लें, छोटा सा डाटा, कि ऐसा है, मान के चलिए 1 kg चावल, राइस, 1 किलो चावल, है ना, 1 किलो चावल हम लेते हैं। और मुझे लगता है कि 1 किलो चावल में कितना दाल की जरूरत पड़ेगी? किसी को आइडिया है? 1 किलो चावल में कितना दाल बनना चाहिए? नहीं आइडिया? वे सर केमिस्ट्री से कहाँ किचन में लेकर आ गए, होम साइंस पढ़ा रहे हैं। नहीं, 1 किलो दाल की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। चावल 1 किलो है। 300 से 400 ग्राम। 300 से 400। चलिए, बढ़िया से खाएगा आधा किलो कर देता हूँ। ठीक है, बढ़िया से खाएगा। 1/2। हाँ, हाफ केजी कर देता हूँ, हाफ केजी पल्स कर देता हूँ। और इसमें कितने लोग खा लेंगे? नॉर्मल एवरेज 1 किलो चावल में लगभग 5। 5। चलिए, लोग कम भी खाते हैं, 6 लोग कर देता हूँ, 6%। ठीक है, 6 लोग खा लेंगे यहाँ पे। अब इस डाटा को ध्यान से देखिएगा, ये आपको मजे मजे में बहुत कुछ सिखा देगा। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मेरा ज्यादातर जो है ना किचन से ही निकलता है, घर से ही निकलता है। मैं जब पढ़ाई करने के लिए गया था तो खाना बनाना, बिल्कुल कभी खाना बनाया कि 1 गिलास पानी तक नहीं उठा के पीता। तो अब बाहर चले गए भाई, तो खाना खुद बनाना है। तो जैसे पहुंचे अपने कमरे में, भूख लगी थी, तो हमने कहा चलो खिचड़ी बनाते हैं, तो बनाया खिचड़ी। अब खिचड़ी बनाने आए तब तो खिचड़ी खाएं, पूरा सूख गया। फिर हमने बाद में रोटी ट्राई किया, तो वो रोटी कम और वो प्लेट बन गया कि मुंह में जाए तो पूरा वो आपका पूरा मुंह ही छिल देगा। सब्जी बनाया तो ऐसा है कि सब्जी में जितना मसाला है वो तली में बैठ गया, पानी ऊपर आ गया, सब्जी एक तरफ एक तरफ। पर मुझे बहुत टेस्टी लगता था, मेरे दोस्त बोलते थे बिल्कुल बेकार है, मैं पूरा कढ़ाई लेकर बैठ के खाता था क्योंकि मेहनत किया था। तो कहने का मतलब ये है कि उसी में से सारा निकलना है, तो ये चीजें याद रहती है। तो अब देखिए, इस डाटा को समझिएगा। 1 किलो चावल लिया जाए और आधा किलो दाल का रिक्वायरमेंट होगा, और ऐसे 6 लोग खा लेंगे। अब इसमें पता है कई तरह के सवाल बन सकते हैं, कई तरह के सवाल बन सकते हैं। बट ये जो स्टेटमेंट है अपना, ये जो अपना स्टेटमेंट है,
ये कैसा स्टेटमेंट है? एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, जिसको चेंज नहीं करना है हमें, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जिसको हमें चेंज नहीं करना है, इसको फॉलो करना है। तो वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता है वो स्टैंडर्ड होता है, और उसी को देख देख के हमें सारा काम करना होता है। ठीक है, तो अभी आप केमिकल रिएक्शन पर भी मत जाओ, आप इसी पे आओ। अब देखिए मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप जवाब भी देंगे। चलिए मेरा जो सवाल रहेगा, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरा अगर क्वेश्चन रहेगा कि इफ हम लोग जो चावल है वो 2 kg ले लें, देन कितने पल्स का रिक्वायरमेंट होगा और कितने पर्सन खा लेंगे? 1 किलो 1 kg 1 किलो for 1 kg पल्स or 12%. और 12 लोग। हाँ बिल्कुल सही जवाब है ये, कि भाई ये जो है यहाँ पर 1 kg का रिक्वायरमेंट होगा और यहाँ पर 12 लोग खा लेंगे। यानी आपको एक चीज ये समझनी है कि मैंने ये वाला सेगमेंट खाली आपको दिया, इन सब में केवल एक आपको दिया, और आपने ये भी बता दिया और आपने ये भी बता दिया। कितनी कमाल की बात है। केमिस्ट्री में भी जब रिएक्शंस लिखा होगा तो आपको कोई एक दे देगा और बाकियों के बारे में पूछेगा कि लेट मी सपोज ये इतना है तो ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते, डर जाते, यार दे रहा है एक का और पूछ रहा है इतने सारों का। तो सबसे पहला काम होता है रिलेशन को स्टैब्लिश करना। हमने यहाँ पर रिलेशन चेक कर लिया कि अच्छा ये 1 kg है और ये आधा है और ये 6 है। हमने एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया। अब देखिए इन तीनों में से किसी एक पर अटैक किया जा सकता है और बाकी दो को निकाला जा सकता है। डिपेंड करता है कि इन तीनों में से किस पे पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। ठीक है, एकदम वो कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा। जिस कॉन्सेप्ट को लेकर सब डिस्टर्ब होते हैं आप बहुत इजी जवाब दे देंगे। ये आपका ठीक है। अगला सवाल चलिए आपसे पूछते हैं, छोटा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अगला सवाल है कि हमारे पास जो है 6 की जगह 10 लोग आ गए, 6 की जगह 10 लोग आ गए, तो अब कितना राइस और कितना दाल? हमारे पास 10 लोग आ गए तो कितना चावल कितना? भाई हलवाई लोग तो ऐसे कैलकुलेट करता होगा, वो थोड़ी ना हर जगह बराबर बराबर संख्या रहता है कि यहाँ 250 था तो यहाँ भी 250, यहाँ भी 250। जबरदस्ती है क्या? आपका पार्टी छोटा है 100 लोगों का, अब कोई हलवाई बोले नहीं नहीं 250 लोगों का बनवा लीजिए, अरे नहीं भाई हमें 100 लोगों को बता दो कितना होगा। बोले नहीं बता सकते ना, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। आप एक काम करो सीधा सीधी 250 का बनवा लो, क्योंकि मुझे पता है 250 में इतना इतना मटेरियल, बाकी क्या करेंगे, फेंकेंगे क्या? या तो सबको और एक्स्ट्रा बुला के खिलाना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर 6 के बारे में है, लेकिन आप 10 आदमी हैं, कितना चावल कितना दाल कैसे बताएंगे? 1.5 kilo rice. 0.7 राइस आएगा सर, 0.7 ग्राम्स, मतलब 700 ग्राम। 700। देखिए ये सारे कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, और जो कैलकुलेशन कर रहे हैं यही सेम कैलकुलेशन केमिस्ट्री में करना है, एकदम सेम काम आपको करना है। ठीक है, वो भी मैं ट्रायल आपको दे दूंगा, लीजिएगा। बट हम इस पे आते हैं। देखिए आपने क्या किया, देखिए पर्सन दे रखा है, अब जो पूछता है उसे हम देखते हैं। अब हम इसको नॉर्मली कैसे सोल्व करेंगे? तो हम सोल्व करेंगे कि देखिए जी जब 6 पर्सन था तो वहां जो रिक्वायरमेंट था 1 kg राइस। तो ऐसे अगर एक पर्सन होगा तो ये जाएगा 1/6 kg राइस, और इसीलिए अगर ये 10 होगा 10 पर्सन हो जाएंगे, तो ये सिंपली जो है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये 3 टाइम और ये 5, तो 5/3 kg। तो 5/3 kg का मतलब हो गया, जो भी है इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, 1.6 kg राइस की जरूरत पड़ेगी, इतना पड़ेगा। सिमिलरली अब या तो इस 1.6 kg को
आधा कर दो तो दाल मिल जाएगा आपको, या ये सेम फंडा रिपीट कर दो तो आपको मिल जाएगा, ये आपकी इच्छा है। फिर भी अगर मैं इसी को लेके चलूं, इसी कैलकुलेशन को, जो केमिस्ट्री में सेम चीज रिपीट करते हैं, क्योंकि अगर 6 पर्सन है तो ऊपर के रिलेशन के हिसाब से जो दाल है वो ½ kg पल्स है। तो अगर हम 1 का निकालेंगे तो 1/, ये 6 नीचे चला जाएगा, 2 और नीचे भी 6 आ जाएगा, इतना kg पल्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम 10 का निकालेंगे तो ये ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 2 × 6, ये 5/6, तो इसका आधा आप कर दीजिए, 16, 6, अब 0.8 kg, आधा है, वैसे भी हो गया पल्स। तो ये जो आपने किया है, ये जो आपने किया, क्या आपको हार्ड लग रहा है? ये बहुत मतलब लग रहा है कि सर बड़ा कैलकुलेशन है, सर इतने लाइंस लिखने पड़ रहे हैं, सर एकदम बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत देख के डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ? नो ये सर। देख नहीं लग रहा है ना? ऐसे ही केमिस्ट्री No, में sir. करना है, सेम चीज केमिस्ट्री में करना है। और वहां पर डायरेक्ट होता है तो कहते हैं सर बहुत हार्ड लग रहा है, तो बहुत हाई फाई चीज है, बहुत ये चीजें है, मतलब वही होता है। अभी तो 5 स्टार होटल वगैरह में जाता है, और वहां पर जो है, मैंने सुना कि माड़ भात खाते हैं ना हम लोग घर में, उसको पता नहीं राइस जूस, सर राइस जूस सर कितने का है? सर 299, 499। आप बताइए, उसका नाम भी कुछ अलग है, तो राइस जूस बोल रहा है, ऐसा कुछ अलग है। अब 5 स्टार होटल से कोई ये बोल के आए कि आप माड़ भात खा के आए 300 रुपये में, लोग हंसेंगे, उसका नाम अलग अलग नाम देता है। तो चीज वही है, लेकिन वही है कि उसको वो कर दिया है। अभी मैंने लेटेस्ट में सुना था, पता नहीं वो बंद हो गया या फिर प्रियंका चोपड़ा ने नोएडा में बोला था, उसमें आप 900 रुपया में 2 समोसे खाने को मिलेंगे आपको, 2 अंडों का ऑमलेट, और क्या था उसमें, 1800 रुपये का, बताइए। और वो आपको नॉर्मल में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब, जब आप एक टेक्निकल या स्टैंडर्ड पे काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही हाई फाई चीजें हो जाती है, बट अगर आप उसके ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो आपको पता चलता है ये तो कुछ नहीं, वही है। चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखेंगे तो वो इतना प्रैक्टिस करता है, इतना प्रैक्टिस करता है उसको मारने के लिए, लास्ट में उसको अपना ही टैलेंट काम आता है, जिसमें वो आलू गोभी टमाटर चाकू काट रहा होता है और उसको वो करता है। तो जो चीजें हम डेली लाइफ में करते हैं, अगर उससे को रिलेट किया जाए, उससे समझा जाए, तो कोई भी चीज हार्ड नहीं रह जाता। ठीक है, तो अब देखिए, आपको एक ट्रायल आपको देते हैं इक्वेशंस के ऊपर, इसको तो आप जैसे पूछेंगे आप बता ही देंगे आप। हालांकि मोल्स वगैरह की जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ आपको देने के लिए। देखिए, अगर मैं बैलेंस इक्वेशन लेता हूँ H2O2 और H2O, ठीक है, तो बैलेंस करते हैं, 2 2 हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, केमिस्ट्री के अंदर आगे का जो डाटा लिखा होता है ना, नंबर, जो बैलेंस के लिए डाटा लिखते हैं, कुछ नहीं तो 1 है, इसको हम लोग स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये नंबर से हमें 4 चीजें पता चलती है, वो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीजें। अगर मोल्स की बात करें, लेट मी सपोज, तो हम बोलेंगे ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, और ये 2 मोल है। ये स्टैंडर्ड डाटा पर है। अब आपसे सवाल पूछ दिया, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब अब बड़ा कर दीजिए, लेंदी कर दीजिए ना। if we take if we take 0.5 mole of oxygen with hydrogen gas, हाइड्रोजन लिख रहा है खाली, in a container, then how many moles of hydrogen and corresponding product will be formed? ये लीजिए, बन गया सवाल।
इसको और बड़ा करना है, बड़ा कर दीजिए। सर दिस इज राइस जूस सर, राइस जूस। बोले आपको माड़ माड़ पिएगा, माड़ माड़ है चावल बना ब्लड, माड़ कौन खाएगा, दाल आला है तक खिलाओ। वैसे ही ये बता दिया कि 0.5 मोल ऑक्सीजन ले रहा है। अब देखिए रिएक्शन आपको आप बनाना चाहिए, आपने रिएक्शन बना लिया। बैलेंस करना ना चाहिए, आपने बैलेंस कर दिया। एस्टिमेट डाटा लिख दिया। क्या इसका जवाब नहीं दे पाएंगे? इसलिए देखिए मैंने जानबूझ के प्रोडक्ट का नाम भी नहीं दिया, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो वाटर बनेगा। सर सर एक मिनट इसकी हिंदी बताएंगे इसमें। हिंदी ये है कि यदि हम 0.5 मोल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ लेते हैं एक बर्तन में, तो तो यहाँ फॉर्म, यहाँ रिक्वायर्ड लिख दो, एक वर्ड छोड़िए, रिक्वायर्ड। सर हाँ, सर इसमें एवोगाड्रो नंबर यूज होएगा ना सर 0.5 मोल का? एवोगाड्रो के पीछे क्यों पड़े हुए? एवोगाड्रो छोड़ दो अभी, अब खाली सर ऊपर का इसमें डाटा देखो। पहले सर हिंदी इसका में बता मोल देते कितना हैं, है क्या? हिंदी में बता देते हैं जो पूछा है। यदि हम 0.5 मोल ऑक्सीजन लेते हैं हाइड्रोजन के साथ में एक बर्तन में, तो हमें कितना मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, और इन दोनों से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कितना मोल बनेगा। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हम्म। ऑक्सीजन का जो मोल होता है वो 12 है ना? नहीं, उससे आप उससे कुछ करना पड़ता है। आप कुछ मत देखो, आप उतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? अब एक बात बताओ, ये जो सवाल था यहाँ पर, इसको देखो जरा, इसमें आपने क्या दिमाग लगाया? कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया? नहीं। जवाब दे दिया ना। जी। अब इसी में मान के चलिए मैं सवाल बनाता, इसी में सवाल, जैसे अभी पहला वाला था, अब पहला वाला का स्टेटमेंट बनाता, if we take 2 kg of rice, then how much person, how many person will be required, will be form। लो इस पे सवाल बना दो और स्टेटमेंट दे दो। तो स्टेटमेंट तो आपको इजी करना है ना। बोलिए क्या बोल रहे हैं? हम्म। सर 1 मोल है वाटर का और 1 हाइड्रोजन का। हाँ, अब देखिए हम आपके जवाब पर भी आ जाते हैं। ये स्टैंडर्ड डाटा है, जैसे कि मैंने ऊपर दिया था। अब इसमें देखिए इसने किसी एक पे अटैक किया, इससे आप इसको ही बता सकते हैं, इससे आप इसको ही बता सकते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। और ये रिलेशन यहाँ सेट हो रहा है कि ये 2 है तो ये 1 है तो ये 2 है। अब इसको यदि हम 0.5 लेंगे, ठीक है, तो इसका डबल ये 1 मोल हो जाएगा, और इसका ये 1 मोल हो जाएगा। चाहे तो कैलकुलेशन करके देख लो, यही आएगा। ये तो सिंपल सिंपल था, कैलकुलेशन तो कर दिया। अगर मान लो डेसिमल ऐसा होता जो सिंपल नहीं होता तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ता। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। यस सर। अब यही चीज मैं सबसे पहले क्लास के शुरू में ले आके दिखा देता। अब भयानक तरीके से लगता है, बड़ा खतरनाक है सर। इसमें तो बहुत हो जाएगा, इसमें कहीं भी कोई दे सकता है। हाइड्रोजन दे सकता है तो ऑक्सीजन पूछेगा, वाटर पूछेगा, या हो सकता है वाटर दे दे और पूछे कि इतना मोल वाटर बनना है तो कितना रिक्वायरमेंट होगा हाइड्रोजन का और कितना रिक्वायरमेंट होगा ऑक्सीजन, ऐसे पूछेगा। तो अगर हम इसको बेसिकली सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम उसी सिंपल फंडे से लिखेंगे ना, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो अब देखिए ऑक्सीजन से अटैक किया है तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन पे आ जाएगी, ये 1 मोल है तो 2 मोल है। तो इसको लिखेंगे 1 मोल of O2 required two mole of H2. So 0.5 मोल ऑफ O2 अगर होगा तो उसमें जो रिक्वायर्ड हम लोग लेंगे वो सीधा एक ही है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 0.5, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 पॉइंट मतलब 2, 1/2, तो ये आ गया 1 मोल ऑफ H2, यानी 1 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी बस। और देखिए ऑक्सीजन से ना हम लोग वाटर देखें, सेम फंडा, 1 मोल O2 है तो 2 मोल H2O बन रहा है। 1 मोल ऑफ O2 फॉर्म्ड कितना बना रहा है? 2 मोल H2O। तो
5 मोल ऑफ O2, बस इतना ही करना है आपको। 2 इंटू 1/2 काट दीजिए, 1 मोल ऑफ H2O बन गया। प्रियांशु सर मेरे 85.33% बने हैं सर। फिजिक्स में सर मेरे 64 नंबर सर, और सर केमिस्ट्री में मेरा सर 80 नंबर है, मैथ्स में 97 और इंग्लिश में 87 और डेटा एंट्री में 94 और पेंटिंग में 91। पढ़ाते वक्त में फॉर्मूलों का सब हाथ याद करा देते थे, 10 टाइम्स लिखो इसे, ये क्वेश्चन तुम सोल्व करो, और करते करते सर एकदम अच्छे से मेरा हैबिट हो गया करते करते। मैं यही कहना कितना जल्द से जल्द से सर ये लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा यूट्यूब सर का बहुत सारा चैनल है सर जो पैसे लूटते हैं वाले, फ्रॉड करते हैं वाले, उनके चक्कर में ना पड़े। और सर इतनी कम प्राइस में सर पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, इतना सर कहीं नहीं मिलेगा। सर मैं यूट्यूब पे सर मैं सर एनालिस्ट का बहुत सारे लेक्चर देखता था, देखते ही दिन आप आए, फिर मैंने सर आपका लेक्चर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाना। फिर सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, फिर आपने सर कुछ उसमें वो अपना भेजा था डेमो क्लासेस सर, मतलब मैंने वहाँ से आपको डेमो क्लासेस देखा था। मानना था कि अगर कोई एक विद्यार्थी भी पढ़ रहा है ना मेरे कंटेंट से और उसको लाभ पहुंच रहा है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, वो प्लस पॉइंट है। तो हजारों में से मैं किसी एक भाई अगर है तो मेरे लिए वो मेरा फोकस वो एक है। तो मैंने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया है। अब सब्सक्राइबर अपने हिसाब से बढ़ ही रहा है, बोल देता हूँ वीडियो में, और एक दिन आएगा जब ऑटोमेटिक 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाएगा, उसका कोई मुझे दिक्कत नहीं है। काम होना चाहिए, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है, ये जो आपको दिख रहा है, एक यहाँ पर केमिकल इक्वेशन दिया गया है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और अमोनिया है। बेसिकली इधर की साइड में देखिए, ये अपना नाइट्रोजन है N2, अब तो आप बिल्कुल पहचान गए होंगे। H2 इसको भी पहचान गए होंगे। और बेसिक वीडियो में मैंने इस बात का भी जिक्र किया होगा कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो गैसेस फॉर्म में होते हैं और उन्हें कभी भी हम अकेले नहीं लिखते हैं। जैसे N को N2 के फॉर्म में लिखेंगे, H को H2 के फॉर्म में लिखेंगे, O को O2 के फॉर्म में लिखेंगे। इस बात को नोटिस किया था आप लोगों ने मेरे बेसिक वीडियो में? यस सर। हाँ, Yes, ये बहुत sir. इम्पोर्टेंट है। यस सर। जब इसको लिखते हैं तो बहुत हमें इस बात का ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया है, बैलेंस भी किया है। हाँ बहुत बढ़िया, आप लोग को याद है। कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको जो है, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप देख लीजिए तो आपको कुछ जानकारी वो देता है। हालांकि यहाँ 3 दिया है मैक्रोस्कोपिक रिलेशनशिप, लेकिन आप इसको 4 बना सकते हैं। मैं चौथा भी बताऊंगा आपको कैसे हमें जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहली चीज मिलती है हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, ठीक है, जो एक छोटा सा एग्जांपल पिछले क्लास में मैंने आपको दिखा दिया था। दूसरा जो है ना अपना यहाँ पे, वो मास के बारे में जानकारी मिलती है, मास अभी बताएंगे हम आपको। तीसरा जो मिलता है वॉल्यूम के बारे में, और चौथा एक और है, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, इस चीज को लेकर जानकारी मिलती है, ठीक है। तो जब आप इन तीनों को ही अगर हम लेकर चले, अगर इन पे सवाल अगर हमारे पास आता है तो कैसे सवाल आता है, क्या तरीका है सवाल का, क्या कुछ सिस्टम जाता है, इसको हम जरा समझते हैं। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए ना, एकदम फोकस कहाँ आपको रखना है, तो बिल्कुल फोकस आपको रखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। जो तीरंदाजी होता है ना, या जो बंदूक से टारगेट करते हैं, उनका फोकस जानते हैं, वो बीच वाला रेड वाला होता है, वहां पर उनको फोकस करना होता है। महाभारत में अर्जुन को जब वो निशाना लगाना था तो सबको वो चिड़िया दिख रही थी और अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी। तो आपको जो है यहाँ पर अपना फोकस जो रखना है, वो इस बात पे रखना है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस हमें करना है तो वो कैसे होगा, वो हीट एंड ट्रायल मेथड से होगा। बैलेंस हो जाने के बाद जो डिजिट आपको मिलेगा, वो डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। जैसे अब देखिए एन के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ले लेंगे, कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। देखिए H2 के आगे 3 लिखा हुआ है, देखिए 3 ले लेंगे। NH3 के आगे देखिए 2 लिखा हुआ है, NH3 के आगे देखिए 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 ले लेंगे। अब ये डाटा जो आपको दिख रहा है 1 3 2,
ये डाटा क्या बताता है? तो अगर आप मोल्स के रूप में बोलेंगे तो आप बोलेंगे देखिए नाइट्रोजन 1 मोल है। देखिए नाइट्रोजन कितना मोल है? तो 1 मोल है। अगर आप मोल्स के रूप में बोलेंगे तो हम बोलना चाहते हैं मोल्स के रूप में, ठीक है, नाइट्रोजन 1 मोल। अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 3 मोल है। और NH3 के बारे में बात करेंगे, अमोनिया इसका होता है, ये भी बेसिक वीडियो में बता दिया था मैंने कि किसका क्या नाम है। अमोनिया इसको कहते हैं, ये 2 मोल है। ये एक रिलेशनशिप है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 1 किलो चावल, आधा किलो दाल और 6 व्यक्ति खाएंगे, 6 पर्सन खाएंगे, वही सिस्टम है ये। अब इनमें जो है सवाल कैसे भी पूछ देगा, किसी एक को दे देगा। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दे देगा कि चलिए इतना मोल है, तो कितना लेना चाहिए नाइट्रोजन और कितना बनेगा अमोनिया। या पूछ देगा कि नाइट्रोजन इतना मोल है, तो कैसे आप इस चीज को सोल्व करेंगे? तो बिल्कुल आप पुराने फंडा जो मैंने आपको बताया था, सिंपल सी बात है कि अगर 1 किलो चावल में आधा किलो दाल की जरूरत है और मैं बोल रहा हूं कि 1 किलो दाल मैं खरीद कर लाया हूं, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 2 किलो चावल बनाना पड़ेगा अगर हमें सारा का सारा दाल कंज्यूम करना है तो। और जब आधा किलो दाल में 6 व्यक्ति खा रहे थे, तो 1 किलो दाल में 12 व्यक्ति खाएंगे। बहुत ही छोटा सा लॉजिक है, कोई बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और वही यहाँ पर अप्लाई होगा कि अगर ये 1 मोल है तो अगला 3 मोल और 2 मोल बन रहा है। तो अगर हम नाइट्रोजन को 2 मोल लेंगे तो वो भी डबल हो जाएगा, 6 मोल, और वो हो जाएगा 4 मोल। इसको आधा करेंगे तो वो भी। तो ये चीजें हमें यहाँ से रिलेशन मिलता है। और जिसको इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई, उसको बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। और जिसको इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है, हालांकि ऐसा हो ही सकता है कि ना समझ में आए, लेकिन फिर भी जिसने अपने दिमाग के दरवाजे बिल्कुल बंद कर रखे हो कि केमिस्ट्री हार्ड है, हम बिल्कुल नहीं सीख सकते, दरवाजा ही नहीं खोल रहा है वो, और मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो खोल ही नहीं रहा, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, उनको फिर हार्ड लगेगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए, अगर हम मास के हिसाब से बात करें, लेट मी सपोज हम मास के हिसाब से बात करते हैं, तो मास के हिसाब से देखिए यहाँ पर अब आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं, एक्चुअली में देखना होगा कि अगर N2 है तो N2 में कितना N है? 2 N है ना। N2 में 2 N है और H2 में कितना है? 6 H है। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक N कितना ग्राम? किसको किसको याद है? एक नाइट्रोजन कितना ग्राम होता है? 14। 14, तो 2 हो गया 28। देखिए आ गया 28। उसी तरीके से एक हाइड्रोजन 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम, लेकिन आगे 3 भी लिखा हुआ है, तो आराम से जो है 3 और ये 2 ग्राम से मल्टीप्लाई किया 6 ग्राम। हाइड्रोजन 2 ग्राम नहीं होता है, H2 2 ग्राम है, क्योंकि H और H 1 ग्राम और 1 ग्राम 2 ग्राम हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अभी मैं सवाल दूंगा सोल्व करने के लिए आपको, ठीक है, इसलिए अच्छे से समझो, आज प्रैक्टिस हम करेंगे इस पे। उसके अलावा जो है आप देखिए NH3 की बात करते हैं, तो देखिए इसमें 2 N हो गया, तो 17 दूनी 34 ग्राम। कैसे आ गया ये 17? कैसे आया पहले देखिए, ये 3 और ये 14 ऐड कीजिए, 17 हुआ कि नहीं हुआ, और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 34, मिल गया हमें। तो 2 चीज क्लियर हो गया कि हमें ऐसे मोल्स निकालना है, ऐसे मास निकालना है, स्टैंडर्ड डाटा। हाँ 14 + 7 आपने कैसे निकाला? 14 बेसिक केमिस्ट्री में बताया गया याद करने के लिए, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, और उसमें जो है सबका मास भी मैंने मेंशन किया था। ओके सर। हाँ, बिना ABCD का आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, वैसे ही बिना आप एलिमेंट्स के केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो देखिए, नॉर्मल वॉल्यूम अगर हम STP की बात करते हैं तो STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जब आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करते हैं 273 केल्विन लेते हैं, 0 केल्विन की बात करते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें ये समझना होगा कि 1 लीटर, 1 मोल जो है, 1 मोल कितने लीटर के बराबर होता है? तो 22.7 लीटर के बराबर होता है। 3 मोल तो देखिए सब वही है, खाली खाली मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 मोल 22.7 लीटर, तो ये मोल में आ गया। तो वॉल्यूम बोलेंगे 1 वॉल्यूम, 2 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, इस तरह से चलेंगे। अब अवोगाड्रो नंबर पर भी हम आ सकते हैं,
कुछ नहीं करना है, खाली मल्टीप्लाई करना है। 1 है तो 1 में कितना होता है कार्टून नंबर? 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या था? ये क्या था वो कार्टून नंबर? तो ये था कि भाई दुनिया में जितना भी एक मोल होगा उसके अंदर इतने पार्टिकल्स। सोचिए कितना छोटा छोटा पार्टिकल्स होता होगा ना। 6.022 6.022, 3 जीरो अगर हटा भी दे तब भी 20 जीरो बैठेगा। 022 में 20 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इतने पार्टिकल्स होंगे कितने में? एक मोल में। कोई भी एक मोल ले लीजिए, कुर्सी का एक मोल, किसी ऑब्जेक्ट का 1 मोल, किसी का भी एक सर मोल आप ले लीजिए। हाँ सर जैसे 6.22 इंटू 10⁻23 होता ना सर, इसमें अगर 24 आ जाएगा तो वो क्या होगा सर? 24 आएगा, वो सवाल दे सकता है, पर जो आपका स्टैंडर्ड है एक मोल में इतना ही होता है। जी सर। 24 आएगा तो बढ़ गया, संख्या बढ़ गई इसकी। तो ये एक मोल में इतनी कैपेसिटी है, सोचिए। आप करते रहिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, खत्म। आप कहाँ आगे बढ़ेंगे एक मोल में? सोच के देखिए। अब एक मोल की कहानी इतनी है। अब किसी का भी एक मोल ले लीजिए आप। नॉर्मली हाइड्रोजन का हम लेते हैं एक मोल, हाइड्रोजन का एक मोल 1 ही ग्राम होता है। अब एक बात बताइए, 1 ग्राम में इतना कैसे रहता है? तो काफी छोटा छोटा है रहता है। खैर एनीवे, चलिए इस पे हम सवाल पे आते हैं जरा। ये तो मैंने जानकारी दे दिया, इस पे क्वेश्चंस पे आते हैं। वर्कशीट मैंने इसमें दिया है, ये वाला पीडीएफ। चैप्टर आसान है, बट आपको क्या है कि इसमें बस आपको इसकी समझना करना कैसे। मैं आपको एक सवाल लेके आता हूं इस पे, जिससे कि हम कर सके। इन सब का वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। मैं मेन करवा रहा हूँ उसमें, जहां आप बिल्कुल फंसेंगे। छोटे मोटे चीजों में आप नहीं फंसेंगे, मुझे पता है। मैं वो चीज करा रहा हूँ जहां बिल्कुल आप फंसेंगे। कहाँ चला गया सवाल? है हाउ मेनी। यस, एक तो 39 है हमारे पास इस तरह के सवाल में, और 39 के बाद हमारे पास 32 भी है। लिमिटिंग रिएजन पहुंच गया 32। 39 ठीक है। चलिए ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है 39। देखिए इस तरह के सवाल आपसे पूछेगा, तो प्रीवियस ईयर है ये। फिर एक बात तो मेंशन नहीं किया है, 2006 का सवाल है ये, यहीं पर लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले मेरा मानना है कि सवाल को पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस को पढ़ना, एक बार दो बार पढ़िए। बाकी तो पढ़ा हुआ रहता है तो जल्दी हो जाता है, उतना टाइम नहीं लगता, बट ठीक है फिर भी हमें पढ़ना चाहिए सवाल। देखिए सवाल में ना ये एक रिएक्शन दिया हुआ है। अब रिएक्शन कैसा भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, रिएक्शन बस बैलेंस होना चाहिए। 2NO गैसेस फॉर्म में है, प्लस O2 गैसेस फॉर्म में है, NO2 गैसेस फॉर्म में है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नो सर। सर ऑक्सीजन के आगे भी 2 यस लगेगा। सर। क्या लगता है आपको, कहाँ पर मिस्टेक हुई? सर ऑक्सीजन के पहले एक आना चाहिए नंबर बैलेंस करने के लिए। बात तो सही है, रिएक्शन ही गलत है फिर तो ये। फिर तो 3NO2 होता। कैसे बैलेंस करेंगे आप, क्या करेंगे? मैं आप ही के सपोर्ट में हूं कि अगर ये बैलेंस नहीं है तो ये आगे इसने सोल्व किया हुआ है। अब या तो आपकी नजरें धोखा खा रही है, या तो इसने गलत लिखा है।
फिर से जरा देखिए, कहीं आपकी नजरें धोखा तो नहीं खा रही है। सामने दुश्मन तैयार है। पता चला कुछ, कहाँ मिस्टेक हो रहा है? सर सर NO के उधर कुछ तो गलती आ रहा है शायद। NO सबको केवल ये ऑक्सीजन दिख रहा है और ये ऑक्सीजन रोने लग जाएगा। सर इक्वल है, यस सर। बैलेंस है। हाँ, सब इसको सेलिब्रिटी बना रहे हैं और ये बोलेगा मुझ में ऐसा क्या कमी है जो मुझे नहीं देख रहे हो, बताओ। अब आपने देखा, ये भी है इसका। देखिए चार अभी भी है, चार इधर चार इधर। ठीक है, तो मैंने इसलिए ब्रेक लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मिस्टेक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिस्टेक होता है यहाँ पर। अब देखिए आपने बैलेंस बैलेंस के लिए ठीक है। अब आते हैं सवाल पे, चलिए आगे, सब हो गया, पढ़ते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर नीडेड। अच्छा जी, मतलब ये वाला कितना ग्राम होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कुछ देगा, तीनों में कोई तो देगा। अच्छा फिर से समझाते हैं इसमें क्या दिक्कत है। इसमें कितना ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। यहाँ देखिए, यहाँ भी तो दो ऑक्सीजन है, आगे दो लिखा है, तो ये टू टू जा फोर हुआ कि नहीं हुआ, दो और दो जोड़कर। आपको केवल एक ही ऑक्सीजन क्यों दिख रहा है, इसके पड़ोसी वाला ऑक्सीजन क्यों नहीं दिख रहा है, ये भी तो देखिए। खैर नहीं भाई, तो हम सवाल पे आ रहे हैं। यहाँ पर जो लाइन दे रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक बात बताइए, ये ऑक्सीजन कितना बनेगा। तो बोलेंगे ठीक है, कितना बनेगा बात की बात है, या तो आप ये दे दो मुझे, या तो आप मुझे ये दे दो। इन दोनों में कोई एक देगा तभी तो इसको हम निकालेंगे। सीधी सी बात है। अब देखते हैं सवाल ने क्या दिया है। सवाल ने दिया है टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 6.0 ग्राम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ओ, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, मतलब NO दे रखा है 6 ग्राम, ये दे दिया। इसको हम बनाएंगे कैसे, वो भी हम आपको बताते हैं। एंड हाउ मच ऑफ NO2 विल बी फॉर्म, फिर ये भी पूछ रहा है। ठीक है, हमें तो पता ही था कोई एक देगा दोनों निकल जाएगा। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डाटा लिखेंगे। सबसे पहले हमने ये लिख दिया, एकदम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दिया, बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, क्योंकि यहां पर मास के टर्म में बात किया जा रहा है तो हम मोल नहीं लिखेंगे, हम मास का ही जिक्र करेंगे कि कितना कितना मास किसमें है। मोल कहता तो हम मोल में आते, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो है देखिए NO, तो एक N 14 ग्राम, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम, ब्रैकेट में ले लीजिए आगे 2 है, 2 ही तो छोटा मोटा कैलकुलेशन है, हो गया 60 ग्राम। 14 और 16 जोड़ देंगे 30, 30 दूनी 60, बात हो गया। पहले ब्रैकेट वाला जोड़ेंगे, बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ O2, तो एक ऑक्सीजन 16 ग्राम, दो ऑक्सीजन 16 दूनी 32 ग्राम, सेम यहाँ पर किया है 92 ग्राम। अब यहाँ से हमें एक स्टैंडर्ड डाटा मिल गया कि देखो, अगर ये 32 ग्राम है तो ये 92 ग्राम है और ये 60 ग्राम है, एक एक करके निकाल दो, क्या दिक्कत है। क्या ये सवाल आपसे नहीं बनेगा? मास बताया है केवल मैंने, जिनको एटॉमिक मास नहीं पता है उनको नहीं समझ में आएगा, जिन्होंने याद नहीं किया है। 2NO के नीचे ऐड नहीं होगा, एक N नाइट्रोजन होता है 14 ग्राम, ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम, और आगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे बताओ। ये 2 क्यों लिखा है, इस 2 का मतलब क्या है, ये डिजिट थोड़ी ना हट जाएगा। तो अभी सवाल में क्या रह गया भाई, सिंपल सी बात है, 6 ग्राम दिया है ना, तो देखो ये है 60 ग्राम, तो ये 32 और ये 92, अच्छा ये दिया था ना, ये निकालना है। हाँ देखिए, जवाब गलत हो या सही हो वो बात की बात है, आपने प्रयास किया, ये सबसे बड़ी बात है। सर 9.2। 9.2 ग्राम, 2 लोगों का जवाब 9.2 ग्राम आ चुका है। सर 9.2।
9.2 ही आ रहा है, ठीक है। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है। अब जैसे हमें ये समझना होगा, इसको देखिए, अगर आपको NO2 निकालना है और NO दिया तो इसको हटा दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आप केवल 2 पर फोकस कीजिए। 3 है ना, लेकिन आप 2 को फोकस करो ना। ये दिया है और ये निकालना है। तो देखो अगर ये 60 ग्राम है तो ये 92 ग्राम है, तो 1 ग्राम होगा तो कितना हो जाएगा, 60/92 या 92/60? 92/60 होगा ना। 92/60 Yes, होगा sir, सर। 92/60. हाँ, और उसके बाद वो 6 ग्राम है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 के टेबल में 60 10 बार में कटता है। अब ये देखिए कितना बच गया, 92 और नीचे 10 है। जब भी नीचे कोई जीरो आता है ना, 10, 100, 1000, तो उतने डेसिमल पीछे से लगाते हैं। तो देखिए 9.2 आ गया। ये डेसिमल का बेसिक वीडियो में मैंने बताया, 9.2 ग्राम आ गया। सीधी सी बात है, बन गया ये। कितनी आसान तरीके से आपने सवाल को सोल्व कर दिया। बढ़िया तरीका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एक क्लास और लूंगा मैं इसका, आप घबराओ नहीं। मैं आज ही इसको ओवर कर देता, पर एक क्लास और लूंगा आपके डाउट का, क्योंकि आज आपका डाउट थोड़ी क्लियर हो रहा है। अगले क्लास तक आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, मेहनत करोगे, तो डाउट आएंगे। अगले क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आज तो मैं आपको बता ही रहा हूँ जो चीजें है, इसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा। उसके बाद में आपको एक और सवाल करवाते हैं। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको, लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पूछूंगा, उसको बताइएगा, फिर हम लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए नाम ही इसका कैसा है, लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट? जो लिमिट लगा देता हो, जो रोक देता हो, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। अब जैसे पिछले एग्जांपल लेते हैं, 1 किलो चावल और आधा किलो दाल, और हमें आउटपुट यहाँ मिल रहा है कितना, तो हमें आउटपुट मिल रहा है 6%। 6 लोग मिल रहे हैं। अब एक बात बताइए, रिएजेंट और रिएक्टेंट की तरफ से, इसमें से यदि ये आधा किलो जो दाल यहाँ पर लिखा हुआ है, आधा किलो दाल लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये चावल लिखा, चावल को मैं आधा किलो कर दूं, चावल को आधा किलो कर दूं, ठीक है ना, और दाल अभी भी ½ kg यहाँ पर लिखता हूं यहाँ पे। तो एक बात बताइए, क्या वाकई में आधा किलो चावल के साथ आधा किलो दाल लगेगा? नो सर। नो सर। No, sir. नो सर, मुमकिन नहीं है। नहीं रहेगा ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पहले कौन खत्म हो रहा है, पहले कंज्यूम कौन होगा टोटली पूरी तरह से, यही कंज्यूम होगा ना। चावल। राइस। हाँ, ये तो जी कुछ सर। रह जाएगा, ये बच जाएगा थोड़ा सा दाल, कहेंगे यार इतना दाल क्यों लगा है, थोड़ा रख लेते हैं। तो लिमिट किसने लगाया, इसने लिमिट लगाया या इसने लिमिट लगाया, रोका किसने? राइस। बस सिंपल, यही है लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिएक्शन को रोक दे। पहले ही कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। तो कंज्यूम कर ले, खत्म, तो बाकी अगला अगर रहेगा भी तो क्या करेगा, वो तो रिमाइंडर में बेचारा बच जाएगा। और सेम रिएक्शन के साथ होता है। अब आइए आपको सवाल पे लेकर, इस सवाल पे आते हैं। कई बार सवाल आपको रिएक्शन ना देके स्टेटमेंट में देगा, और स्टेटमेंट में जब आपको सवाल देगा तो रिएक्शन बना सकते, इजी होता है, हार्ड नहीं है। देखिए पढ़ते पहले स्टेटमेंट क्या है, पढ़ तो ले, हम पढ़ते ही नहीं है, मन में डर। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मन में डर आ जाता है। मुझे इससे एक कहानी जो इंस्पायर्ड करती है इस चीज को लेकर, कि मेरे जो दोस्त हैं उनके जो पापा हैं, है ना, तो मेरे दोस्त के पापा के दोस्त, सर कंफ्यूजन हो गया, मतलब अंकल के दोस्त, अब नहीं कंफ्यूजन होगा।
दोनों अच्छी दोस्ती यारी है। तो अंकल के जो दोस्त है वो उनकी बेटी की शादी करनी थी मतलब। तो वो अपनी बिरादरी अपनी कास्ट में लड़कों को देख रहे थे। तो भाई आप जानते हैं दहेज वगैरह लेते हैं, मांगते चीजें डिमांड होती है। तो वहां पर उन्हीं कास्ट में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, बहुत ही अमीर, बहुत बहुत मतलब पैसे वाला, बहुत पैसे वाला। तो अंकल ने कहा कि अपनी लड़की के लिए आप उनसे क्यों नहीं बात करते हो। कहा अरे कहाँ वो ये अमीर आदमी इतना पैसे वाला, कहाँ इतना इतना डिमांड उसका होगा कि कहाँ हम पैसा इतना दे पाएंगे, हम होगा ही नहीं। बोले एक बार बात तो करो, जाओ तो सही। तो जा ही नहीं रहा था, लेकिन उसको फोर्स करके किसी भी तरीके से भेजा। गए भाई, पैरवी लगाया, रिश्तेदारी तो हो ही जाती है। गए वहां पर, गया तो अच्छा स्वागत किया, काजू और किशमिश से ही जो है शुरुआत हुई नाश्ते से। बढ़िया रहा, बर्फी सब कुछ रहा, घर ही इतना बड़ा अमीर है। अब यकीन नहीं मानोगे कि लड़की सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, सब कुछ थी, पसंद आ गई। अब वो इतना अमीर है, कहा कि पैसा लेगा, वो बोला हम पैसा थोड़ी लेंगे, उल्टा हम खर्च करेंगे। अब बताइए, वो इसी डर में बैठे थे कि पता नहीं वो दहेज लेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। उसी तरह से हम सवालों में इसी डर में बैठे होते हैं, कितना बड़ा हाई फाई है, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। एक बार पढ़ो तो सही, उसमें देखो तो सही, इसमें ऐसी क्या चीजें, नॉलेज है ना आपके पास, उसको अप्लाई तो करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए लिखा 32 ग्राम ऑफ मीथेन। अब देखिए मीथेन हो सकता है आपको अटपटा लगे, पर डरना नहीं। अभी आप पढ़ोगे ना, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक, तो ऑटोमेटिक मीथेन इथेन प्रोपेन आप सीख जाओगे। मीथ मतलब एक कार्बन होता है और इसका फॉर्मूला CH4 होता है। अभी याद रखो CH4 है इसका फॉर्मूला। ये कैसे बनता है आप खुद बना लोगे, मन में डर मत रखो। अब कहता है इसको जलाया जा रहा है, बर्न्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए दुनिया में जितनी चीजें जलती है सबके साथ ऑक्सीजन ही रहता है। अगर कहीं भी बोलेगा कंबस्चन हो रहा है, एक वर्ड लिखेगा कंबस्चन, है ना, कंबस्चन हो रहा है मतलब जल रहा है, तो चुपचाप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देना। और इसको बोलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती को हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन है। और दुनिया में जितने हाइड्रोकार्बन, याद रखना, दुनिया में जितने हाइड्रोकार्बन है, देखिए जितने भी दुनिया में हाइड्रोकार्बन है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो दो ही प्रोडक्ट खाली बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक वाटर बनता है। बस इतना याद रखना, एकदम फिक्स है प्रोडक्ट, बिल्कुल फिक्स है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। CH4 की जगह कुछ और भी होता ना, और ऑक्सीजन से रिएक्शन होता, तो यही बनता, सेम चीज बनता। क्या बनता? सेम चीज, कार्बन डाइऑक्साइड बनता और क्या बनता, वाटर बनता। बिल्कुल फिट है, बन गया हमारा इक्वेशन। इसको बैलेंस कैसे करना है, वो नॉर्मल आप बैलेंस कर लोगे, उसकी चिंता नहीं है। और इसका एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, उसको नोट कर लेना, इसको कैसे बैलेंस किया जाता है। जितने हाइड्रोकार्बन के ट्रिक लगाओगे वो बैलेंस हो जाएगा, वो सेकेंडरी चीज है, वो हम आपको बता देंगे कैसे बैलेंस करना है। पहले हम सवाल पे आते हैं। तो भाई ये लिखा है कि 32 ग्राम मीथेन है, यानी कि ये दे दिया आपको 32 ग्राम, एक दे दिया इसमें, और 32 ग्राम मीथेन है, और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। अच्छा ये भी 32 ग्राम दे रहा है, देखो ध्यान से, ये भी 32 ग्राम दे रहा है, ये भी 32 ग्राम दे रहा है। अब हम ये नहीं पता कर सकते 32-32 देख के कि कौन पहले खत्म होगा। जैसे अगर हम 1 किलो चावल खरीद के ले आए और 1 किलो दाल खरीद के ले आए, मेरी बात ध्यान सुनना, 1 किलो चावल ले आए, 1 किलो दाल ले आए मार्केट में, भैया चलो यार एक काम करो, 1 किलो चावल 1 किलो दाल कर दो, लेकिन आधा किलो दाल बच जाएगा। वो तो खाना बनाते समय डिसीजन होगा कि 1 किलो चावल के साथ कितना दाल लेना चाहिए। तो वैसे ही अभी 32-32 मत देखो, इन दोनों में कोई एक होगा जो बच जाएगा, और जो नहीं बचेगा पूरा कंज्यूम हो जाएगा, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और वो हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो आप देखिए जनरली अभी सवाल आ रहा था उसमें एक का दे रहा था, दोनों दे रहा था, हम ढूंढेंगे इसमें। तो हमने तो पहले इक्वेशन बना लिया, जैसा इक्वेशन बना लो, बैलेंस कर लो, और मास के हिसाब से बात कर रहा है, सबका मास लिख दो, प्रेम से सबका मास लिख दो, जैसे सब मास लिखना सिखाया मास लिख दो यहाँ पे। अब देखो क्या पूछ रहा है, सबसे पहले बोल रहा है राइट। अच्छा यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, यहाँ तो आपको दे भी रहा था, कितना बढ़िया सवाल है, 2007 का है। इसने प्रोडक्ट भी लिख दिया, नहीं लिखता तब भी आपको लिखना पड़ता। तो राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द इक्वेशन, पहला सवाल तो बहुत ही प्यारा सा पूछा है कि भाई इसको बैलेंस इक्वेशन लिखिए, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। दूसरा पूछ रहा है व्हिच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा ये तो हम अभी चेक करके बता देंगे आपको, वो हम चेक कर लेंगे, और वो चेक होगा इन डाटा से।
ये इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, तो ये इतना है, इतना भी हम चेक कर लेंगे कौन कितना बचेगा नहीं बचेगा, वो बात की बात है। तो एक तो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट बताइए। तीसरा, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 गैस फॉर्म दैट कैन बी फॉर्म इन द कंबस्शन लिखा। अच्छा एक बात बताइए, इनमें से CH4 यानी मीथेन और ऑक्सीजन में कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा या दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट होंगे? क्या लगता है आपको, इन दोनों में से कोई एक या दोनों? एक कोई एक। एक होगा। ठीक है, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, एक बार जब लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया तो हम आगे का कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के बिहाफ पे करेंगे या दूसरे वाले के बिहाफ पे करेंगे? दूसरे वाले के बिहाफ पे। सोचिए जरा। लिमिटेड। दो दोस्त हैं, दोनों पार्टनरशिप पर हैं, एक अमीर है एक कम पैसे वाला है, पर अमीर ने कहा कि भाई तुम जितने पैसे लगाओगे उसका डबल में लगाऊंगा। अब एक बात बताइए, जो कम पैसे वाला वो तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो उस कम पैसे वाले के अकॉर्डिंग ये बिजनेस का आगे का डिसीजन होगा या जो अमीर है उसके बिहाफ पे होगा कि जितना मर्जी उतना ले लो? जो अमीर है। अभी भी नहीं समझे आप लोग? दो लोग हैं, जो गरीब है उसके साथ। हाँ, आप मान लो आप अमीर हो, ठीक है, और आपका दोस्त गरीब है। अब आपने कहा कि भाई तुम जितना पैसा लगाओगे उसका डबल में लगाऊंगा। अब वो लगाना था 50,000, वो लगा रहा है 25,000, तो 50,000 के हिसाब से तो आपको 1 लाख लगाना चाहिए था। तो क्या आप 25,000 में भी 1 लाख लगाओगे? नो सर। नहीं लगाओगे। तो ये 50,000 लगाओगे ना तो कम गया, तो ये डिसीजन किसके हिसाब से हुआ, अमीर वाले के हिसाब से या जिसने कम दिया उसके हिसाब से? जिसने कम दिया सर। सीधी सी बात है। तो माइंड में एक चीज सेट गरीब करो। वाला हिसाब से सर। हाँ, तो आप ना अपने हिसाब से ये माइंड में सेट कर लो। सर ये समझ नहीं आया सच से। ये समझ नहीं आया? सर गरीब वाला हिसाब से होगा ना सर। हाँ, नहीं, एक बात बताओ, देखो मैं सर वही आपको सर थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर सकते हैं? और क्लियर करें कंसेप्ट। ठीक है, और क्लियर कंसेप्ट कर देते हैं इसका, कोई बात नहीं, और क्लियर कंसेप्ट कर देते हैं। दो लोग हैं, आपके साथ आपका दोस्त है, आप एक बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, मान के चलो बिजनेस करने का मतलब ये हुआ कि चलो आप ना एक ऐसा है कि कोई प्रोडक्ट, कोई मान लो सपोज करो होटल खोल रहे हो, लेट मी सपोज होटल खोलने वाले हो, दो दोस्त है होटल खोलने वाले हो। पहले ये बात हुई थी कि आप 1 लाख रुपए लगाओगे और वो 50,000 रुपये लगाएगा, तो जो बेनिफिट होगा उसमें आप जो भी हिस्सा होगा उसमें आप ज्यादा लोगे और वो कम लेगा, ये हमारी बातचीत हुई थी। तो बात की बात है, जो प्रॉफिट होगा उसमें बंटवारा बात की बात है। लेकिन बाद में उसने कहा कि नहीं मैं जो है मतलब 50,000 नहीं लगा सकता, मैं जो है 25,000 ही लगाऊंगा, मेरा मन है मैं आधा लगाऊंगा। तो क्या आप अभी भी उसके साथ 1 लाख रुपए लगाएंगे या आप भी कहेंगे कि अगर तुम आधा लगा रहे हो तो हम भी आधा लगाएंगे? सर आधा लगाएंगे। सीधी सी बात सर है। तो ये आधा डिसीजन लगाएंगे। किसकी वजह से हुआ? आपकी वजह से तो नहीं हुआ, आप तो रेडी थे। नहीं जी, वापस समझ। भाई आप तो कह रहे हो मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तुम अभी भी किसी से मांग के कर लो, पर वो कह रहा है मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहां से करूं? ठीक है ना, अब ये मत बोलना कि उधार ले लेगा, उधार उधार सिस्टम हटाओ यहाँ पे, सर आगे समझ। बस सिंपल वो सी बात समझ है। आ गया। अभी कॉन्सेप्ट तो कई लोग दिमाग लगाएंगे सर ऐसा है, उधार दे देंगे उसको, बोलेंगे फिर ले लेना। वो खिचड़ी मत करो। तो एक चीज हमें ये ध्यान रखना है कि एक बार जब लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया तो आगे का जितना कैलकुलेशन होगा, जितना भी कैलकुलेशन आगे का होगा, सब के सब लिमिटिंग रिएजेंट के बिहाफ पे होगा। ये दूसरी चीज दिमाग में सेट, सब के सब उस पे जाएगा। तो अभी तो हम डिस्कस किए, बात किए, अब देखिए आते हैं टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हमें कैसे पता चलेगा?
लिमिटिंग रिएजेंट पता करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं, इसको अप्लाई करना और तुरंत लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता चल जाएगा। देखो, इक्वेशन सामने रखना, जो बैलेंस वाला है डिजिट वो भी सामने रखना। नहीं नहीं, ये दिमाग मत लगाओ, जो कम वाला होता है लिमिटिंग रिएजेंट है, मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। जो पहले कंज्यूम हो जाए, कम और ज्यादा का इशू नहीं है, जो पहले कंज्यूम हो जाए वो हो जाएगा। चावल वाले कंडीशन में चावल ज्यादा था, उसको मत देखो आप। देखो यहाँ पे टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, अब लिमिटिंग रिएजेंट अगर हमें पता करना है तो एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। आप देखो, ये तो पता है कि 64 ग्राम ये है तो ये 44 ग्राम है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, अगर ये 16 ग्राम है तो ये 44 ग्राम है, मतलब ये 44 ग्राम तब बना जब ये 64 ग्राम है और ये 16 ग्राम है। ये दिमाग में फिट हो गया, चलिए अच्छी बात है। टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, अब एक बार इसको हटा दो, इसके बिहाफ पे जरा निकालो कि कितना आ रहा है। 32 ग्राम दिया है ना आपको, ये देखो कि 32 ग्राम के हिसाब से ये कितना आ रहा है। फिर दूसरी बार क्या करो, इसको हटा दो और ये 32 ग्राम दिया है, अब देखो 32 ग्राम के हिसाब से ये कितना बन रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, जो डाटा दिया है उसको चेक करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है कि इसको हटा दो अभी, ये 16 ग्राम है तो 44 ग्राम बन रहा है। लिखो 16 ग्राम मीथेन कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो 44 ग्राम बना रहा है। तो 1 ग्राम होगा तो कितना, तो 44/16, और 32 ग्राम होगा तो 88 ग्राम बनाएगा, 88 ग्राम बनाएगा। बस छोड़ दो, यहाँ पे यहाँ तक लॉक कर दो, छोड़ दो। अब आगे आओ, इसको काटो। अब यहाँ देखो, ये 64 ग्राम है तो 44 ग्राम बना रहा है, 64 ग्राम वाला 44 ग्राम बना रहा है। तो 1 ग्राम होगा तो कितना, तो आप जानते हैं ये इसके नीचे आ जाता है, 4th क्लास का मैथ है। तो 44 ये नीचे 64 आ गया, और 32 ग्राम होगा तो ये 22 ग्राम बनेगा। अब इसको भी लॉक कर दो। अब यहां पर इन दोनों को तुलना करो, यहां से इसको तुलना करो कि भाई ये 32 ग्राम है तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड 32 ग्राम के हिसाब से 88 ग्राम बन रहा है, और जब ये 32 ग्राम लेते हैं तो यहाँ 22 ग्राम बनता है। सोचो, तो इस कंडीशन में यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहेंगे आप? पहले कौन कंज्यूम हो जाएगा, ऑक्सीजन या कार्बन डाइ, ये आपका ये क्या बोलते हैं, मीथेन, पहले कौन कंज्यूम होगा? ऑक्सीजन। सर मीथेन। मीथेन होगा सर, मीथेन। मीथेन होगा सोचो पहले आप। सर ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन। देखिए, अगर हम मान भी लेते हैं, लेट बी सपोज कि 88 ग्राम बनेगा, एक लॉक भी कर देते हैं कि हाँ जी चलिए CO2 88 ग्राम बन रहा है, पहले वाले की जो सबसे ज्यादा है, मान भी लेते हैं, मान लेते हैं, तो मीथेन तो 32 ग्राम में बना देगा 88 ग्राम, और मीथेन बोलेगा, और ऑक्सीजन मेरा 88 ग्राम बन रहा है, 88 ग्राम बन रहा है, आ जाओ तुम भी बना लो 88 ग्राम। ये भी दौड़ लगाएगा, कहेगा ना भैया हम तो 32 ग्राम में खाली 22 ग्राम ही बना पा रहे हैं। 32 ग्राम में हमें जितना दिया गया है, मेरे केस में हम तो खाली 22 ग्राम ही बना पा रहे हैं। यानी कि अगर इसको 88 ग्राम बनाना हो तो इसको 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 32 नहीं, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तब जाकर 88 ग्राम बनेगा। सोचो, दोनों अगर साथ में जाएगा, अगर देखिए जो सबसे ज्यादा है उसको आप लॉक कर दो, 88 ग्राम को लॉक कर दो। अब देखो, तो ये बोलेगा कि अरे यार तुमको तो 128 ग्राम की जरूरत है मेरे साथ आने में, तुम कैसे करोगे मेरे साथ बिजनेस, बताओ, तुमको तो 128 ग्राम देना पड़ेगा। बोलेगा ना भैया 128 ग्राम तो नहीं हमारे पास है, तो इसमें हम अपना 22 ग्राम तक ही बना सकते हैं। तो कहेगा ठीक है फिर और क्या है,
एक काम करो फिर 22 ग्राम को ही लॉक करते हैं। तो 22 ग्राम के अकॉर्डिंग जितना यूज करना होगा मीथेन को उतना यूज करेगा और बाकी बच जाएगा, बाकी घर भेज देगा। घर में फोन करेगा भेज क्यों दिया, तुम तो ले गए थे बिजनेस करने के लिए। बोला अरे क्या बताएं, ले तो गए थे कि 88 ग्राम बनाएंगे 88 ग्राम, लेकिन सामने वाला पार्टनर ही 22 ग्राम पे रुक गया। तो हम बेवकूफ थोड़ी हैं, हम भी 22 ग्राम के अकॉर्डिंग उसको मटेरियल दिए हैं, लो जी हम भी अपना 22 ग्राम के अकॉर्डिंग देते हैं, बाकी घर भेज दिए। ठीक है, तो देखिए 22 ग्राम 22 ग्राम लॉक हो गया। अब मेरा अगला सवाल रहेगा, इस केस में CO2 कितना बनेगा, 88 ग्राम या 22 ग्राम? सर 22 ग्राम। 22 ग्राम। ये तो समझ में आ गया आपको कि 22 ग्राम बनेगा, ये भी आगे समझ में। लेकिन मैं अगर ये पूछ दूं कि 22 ग्राम के अकॉर्डिंग मीथेन ने कितना ग्राम यूज किया होगा, ये कैसे बताओगे आप? ये कैसे बताओगे? सर क्वेश्चन वापस पूछे सर। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसके पास 32 ग्राम है ना, तो 32 ग्राम के हिसाब से तो 88 ग्राम बन रहा है, लेकिन हमें तो बनाना है केवल 22 ग्राम, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से चलेंगे हम। तो कितना, ये तो पक्का है कि 32 ग्राम यूज नहीं करेगा, 32 ग्राम से कम यूज करेगा। तो कितना यूज करेगा 22 ग्राम बनाने के लिए? 16 ग्राम। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे ये चीज? यहां से चेक करो, यहां से रिवर्स आओ। जब ये 44 है ये 16 है, यहां से आओ। तो जब ये 1 होगा तो 16/44, और जब ये 22 होगा तो इतना होगा। जब निकाल के बताना, यहां से आओ। स्टैंडर्ड वाला डाटा कब यूज होगा? क्या ये बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। पीछे से देखो, यस सर। ऊपर सर 60.5। सभी सोल्व करेंगे। वो सवाल तो पूछा भी नहीं है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसने खाली इतना ही पूछा था कि कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2, तो मैक्सिमम तो 22 ग्राम ही बनेगा, बस इतना ही। पर जय हिंद जय भारत कर दिया, लेकिन मैंने एक लेवल आगे पूछ दिया, एक लेवल आगे पूछ दिया था कि अगर वाकई में वो पूछता तो क्या जवाब दोगे। देखो सर निकालो, 8। 44 ग्राम है तो ये 16 ग्राम है ना, ये 1 ग्राम होगा तो ये 16। सर 8। हाँ अभी देख लेते हैं। तो 16/44 और ये हो गया 22, 2 और 8, हाँ 8 ग्राम। क्या बात है, तो कितना बच जाएगा फिर मीथेन? 32 ग्राम में 8 ग्राम यूज होगा, 24 ग्राम बच गया ना। इसको बोलेंगे अनरिएक्टेड, जिसका इस्तेमाल नहीं, रिएक्शन में नहीं भाग लिया, अनरिएक्टेड। अगेन मैं समराइज कर रहा हूँ, इसके बाद मैं वीडियो को बाइंड अप करूंगा आज की क्लास को। समझो कैसे लिमिटिंग रीजन निकालते हैं, फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहला काम बैलेंस वाला लिख दीजिए। दूसरा काम, बोलिए। सर ये जो 8 आया मुझे समझ में नहीं आया सर। 8 आया, समझ नहीं आया। ये मानते हैं आप कि 32 का 32 ग्राम वो इस्तेमाल नहीं करेगा, 32 से कम करेगा? सर जी सर। कितना कितना करेगा बताइए? अगर 32 नहीं करेगा तो कितना करेगा? कैसे बताएंगे आप? पॉलिसी पढ़ेंगे ना, टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि अगर ये 44 है तो ये 16 है, तो इसी को फॉलो कीजिए ना। जब ये 44 है तो 16 है, तो 22 होगा तो आधा कर दो ना, इसको आधा कर दिया तो ये भी तो आधा हो जाएगा। डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। 44 थोड़ी ना बन रहा है, तो स्टैंडर्ड बन तो रहा है 22 ग्राम ना। जी सर। सीधी सी बात है। ठीक है, तो पहले तो ये लिख दो, लिखने के बाद मोल कहेगा मोल लिख देना, मास कहेगा मास लिख देना। उसके बाद एक एक करके इसको हटाना, इसके बिहाफ पे चेक करना कि कितना बन रहा है। जो दिया रहेगा सवाल में, 32 दिया था, फिर इसको काटना, ये देखना कि अगर ये 32 है तो कितना बन रहा है। फिर इन दोनों में जो सबसे बड़ा डाटा आएगा, जैसे यहाँ आया 88 और यहाँ आया 22, जो बड़ा वाला डाटा होगा उसको लॉक कर देना, साइड में लिख देना 88 ग्राम। अब ये सोचना
कि भाई अगर यही ऑक्सीजन को 88 बनाना होता तो 32 से तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि 32 पर तो 22 ही बना रहा है, 32 पर तो 22 ही बना रहा है। उस पर देखते 2 लोग जाता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अब बोला कंडीशन नहीं है कि आप जो है ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ, पर ये है कि अच्छा प्रोजेक्ट बना के लाओ, और दोनों पार्टनर बना दिया, पैसा लगाओ। तो जानते एक दोस्त अगर जाएगा ना खरीदने के लिए और उसको लगाना था 50 रुपया, अब बोलेगा यार मेरे पास 25 रुपये नहीं है, अब सस्ता वाला सामान कम लेना पड़ेगा। तो अगला जो लगाने वाला था वो कहेगा अच्छा हम क्यों लगाएं ज्यादा, तुम कम ले रहे हो तो हम भी कम लेंगे। वो इतना महान थोड़ी है जो कहेगा ठीक है तुम्हारा वाला भी हम दे देते हैं। तो वही चक्कर हो जाता है यहाँ पर। अब ये तो 88 ग्राम के हिसाब से ये बोला कि हम पूरा 32 का 32 दे देंगे, जाओ मेरे पास पूरा 32 पड़ा हुआ है। लेकिन ये बोल रहा है नहीं है तो मेरे पास भी 32, लेकिन मेरा सिस्टम ऐसा है कि 32 डालने पर 22 ही बन रहा है, 88 नहीं बन रहा है, तो हम 88 नहीं बना पाएंगे। तो अब ये बोलेगा ठीक है फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं भी लगाऊंगा, मैं भी क्यों 88 का लगाऊं, मैं भी 22 का लगाऊंगा, और 22 के अकॉर्डिंग जो मेरा सिस्टम कहता है वो मैं उतना दूंगा, बात खत्म हो गया। और क्या समझ में आ गया लिमिटिंग रिएजेंट आप लोग को? जी सर। ये लिमिटिंग रिएजेंट अच्छे अच्छे के दिमाग में नहीं घुसता है, सबसे हार्ड टॉपिक, सबसे हार्ड टॉपिक। जैसे किसी का कोई हैवी सामान चोरी हो जाए या किसी से ब्रेकअप हो जाए तो पागलपंती करता है ना, वही सिस्टम यहाँ पर होता है। जब एक बार पढ़ता है और नहीं समझ में आता है तो जैसे हाथी पागल होता है ना तो जंगल में पूरा घूमते रहता है, वैसे स्टूडेंट के साथ होता है, और 2-4 बार घूम घूम के छोड़ देता है, कहता है हम नहीं बनाएंगे इसको, लिमिटिंग रीजन वगैरह टेढ़ी चीज है ये। लेकिन आपको मैंने अच्छा प्रैक्टिस करवाया है, वो सीन आने ही नहीं दिया है, और वो सीन दोबारा ना आए इसके लिए जरूरी है कि आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर लो, इसलिए मैंने पूरा समय आपको दिया, और यही मेरा मेन फोकस था इस चैप्टर में। बाकी आप सब समझ जाओगे, बाकी इजी है, बस यही एक कठिन टॉपिक था। ठीक है तो सर हाँ सर थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप दे देंगे इसके लिमिटिंग रिएजेंट के और मोल के? इसमें देखिए बहुत मिल जाएगा, ये पीडीएफ मैंने दे दिया है। ओके